हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। और रेटिकुलम होता है नेटवर्क। तो ये क्या है? ये एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो सेल मेम्ब्रेन तक जो है फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। मोस्टली ये जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जो टर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी पोर्टर ने 1945 के अंदर। तो ये जो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है ये मोर कंसंट्रेटेड रहता है जो एंडोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म का। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो प्रपोज किया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मोस्टली जैसे एग्स हैं, एम्ब्रायनिक सेल्स हैं, आरबीसीज हैं या बैक्टीरिया है उसके अंदर एब्सेंट होता है। सिंपल टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपको उन सेल्स में मिलेगा जो सेल्स लिपिड की मेटाबॉलिज्म में एंगेज रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में जो है वेल डेवलप्ड होता है जो सेल्स एक्टिव होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तीन कंपोनेंट से बना होता है। एक को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या है? ये लॉन्ग फ्लैटन अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो पैरेलल बंडल्स में अरेंज है। इनकी सरफेसेस के ऊपर जो है राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नल स्पेस ये क्या है? इंटरनल स्पेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अंदर की स्पेस है उसको हम सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। उसके बाद है वेसिकल्स जो राउंड और ओवल स्ट्रक्चर के होते हैं जो मोस्टली अबंडेंट होते हैं पैनक्रियाटिक सेल्स में। ये आपको सिस्टर्ने के एंड या ट्यूब्यूल्स के जो एंड्स है वहां पे मिलते हैं जो वेसिकल जो है यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। उसके बाद ट्यूब्यूल्स हैं स्मूथ वॉल्ड हाईली ब्रांचड होते हैं। मोस्टली जो अक्कर होते हैं नॉन सेक्रेटरी सेल्स के अंदर जैसे हमारे स्ट्रेटेड मसल सेल्स हैं। तो अगर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपोजिशन की बात करूं तो ये जो है प्रोटीन्स और लिपिड से बने होते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम एक ग्रेन्युलर भी बोलते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ग्रेन्युलर भी बोलते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो स्मूथ होती है क्योंकि इसके ऊपर सरफेस के ऊपर राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होते हैं। ये मोस्टली उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इनएक्टिव होते हैं, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं। वेल डेवलप्ड किन सेल्स में होगी? जो सिंथेसाइज करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स की। अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो इसके ऊपर से आपको ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है इस सरफेस पे अटैच दिख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। इस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मोस्टली उन सेल्स में होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में काफी एक्टिव होते हैं जैसे हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, हमारे लिवर सेल्स हैं, हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने फंक्शन है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने फंक्शन है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स दैट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड की फॉर्मेशन कौन करता है या लिपिड की सिंथेसिस कौन करता है? उसमें बहुत बड़ा रोल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जैसे हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल हो गए, तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल हैं जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड्स की ही बनी होती हैं। तो ये सारे लिपिड्स कहाँ सिंथेसाइज होती हैं? वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। उसके बाद दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और पॉइजन मोस्टली लिवर सेल्स बाइंडिंग OH ग्रुप। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
करता है। मतलब कि उनसे जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनसे हमारे बॉडी को कौन बचाता है, वो बचाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मोस्टली लिवर सेल्स के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं तो उनके साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऐड होता है। अब बाय एडिंग OH ग्रुप जो लिवर सेल के साथ ऐड होता है उससे क्या फायदा है, जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं या ड्रग है या पॉइजन होगी तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऐड होने से वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, और जब वाटर सॉल्युबल हो जाएगी तो उसको हमारी बॉडी इजीली एक्सक्रीट कर देगी। उसके बाद है नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस की स्टोरेज जो है वो भी हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टोरेज करता है किसकी, कैल्शियम आयंस की। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो हमारे मसल सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर हम देखें तो कैल्शियम आयंस के बगैर हमारे मसल सेल्स की कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होती है। उसके बाद चौथे फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड्स होती हैं, जैसे हमारे स्टीरॉइड्स हैं, हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं। जो ये हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन कौन करता है, इनकी प्रोडक्शन करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद बात आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका पहला फंक्शन है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे इसके सरफेस पे जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है जिनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्पफुल होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन किसकी करने की, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की फॉर्मेशन या सिंथेसिस करने के लिए जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी हेल्पफुल है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली वो क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स बनाते हैं। और जितने भी सेल हैं उसमें प्रोटीन भी, सेल मेम्ब्रेन जितने भी आप सेल्स की मेम्ब्रेन्स देखोगे तो उसमें प्रोटीन होती है। और वो प्रोटीन कौन बनाता है, वो बनाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये प्रोटीन मेंबर, ये जब प्रोटीन्स यहाँ से बनती हैं तो ये उस मेम्ब्रेन की तरफ, सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन की तरफ जाती हैं, ये हमारी प्रोटीन्स। उसके बाद है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, कि कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। मान लो एक प्रोटीन बनी है यहाँ पे, तो अब ये प्रोटीन मॉडिफाई होके ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना चाहती है। तो क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक जो है मेम्ब्रेन वाला सैक जो है बड़ा होगा, सैक के अंदर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होगी। तो प्रोटीन होगी तो अब ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए किसी सेल मेम्ब्रेन की तरफ, सेल ऑर्गेनेल की तरफ जाएगी, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या जिसको हम गोल्जी एपैरेटिस भी बोलते हैं, तो उसके पास जाएगी। अब वहां क्या होगा कि इस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐड होगा, तो ये चेंज हो जाएगी, ये मॉडिफाई हो जाएगी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में। तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोटीन के साथ अटैच रहती है, जो वहां पे क्या काम करती हैं कि वो सेल रिकॉग्निशन का काम करती हैं, जो भी हार्मफुल सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं। तो उसके बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन्स मेम्ब्रेन की तरफ चली जाती हैं, जहां पे वो अपना काम जो है या जो भी रोल उनका होता है वो वहां पे करती हैं। तो ये थे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पूरे लेक्चर में हमने एक सेल का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम प्रोडक्शन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। तो अगर हम पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें तो क्या किया हमने कि
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स और लिपिड से बना होता है। दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके फंक्शंस क्या है कि लिपिड्स की सिंथेसिस करना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन, कैल्शियम आयंस की स्टोरेज करना, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट मटेरियल। तो ये ओवरऑल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो बच्चों आप इस से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।